देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, फटाफट देखो। सॉइल अंडरगो वेदरिंग ओवर अ लार्ज टाइम स्केल। ये मैं पढ़ाता भी हूँ आपको सॉइल के अंदर कि सॉइल में वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है। ओवर द टाइम कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस डिक्लाइन मोनोटोनिकली। मतलब आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन है वो मोनोटोनिकली डिक्राई कर रही है विद टाइम के साथ। ये मेरी ग्राफ की लाइन देखना, डिक्रीज करे जा रही है, डिक्रीज करे जा रही है जो स्टेटस है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, डिक्रीज कर रही है तो अच्छी बात है। हम क्या कर सकते हैं उसमें, सॉलिड लाइन उसको इंडिकेट कर रही है, लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर क्या कहता है, वाइल नाइट्रोजन शो अ यूनी मॉडल पैटर्न डॉटेड लाइन। लेकिन नाइट्रोजन का पैटर्न जो थोड़ा सा अलग है, उसका सिंगल मोड है। यूनी मॉडल क्या होती है, इस तरह की। जस्ट यूनी मॉडल जो होती है गाइस कैसी होती है, इस तरह की होती है। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा होगा। इसमें एक मोड है क्योंकि इसके अंदर एक पीक है। ठीक है, एक मोड है, उसको बोलते हैं यूनी मॉडल। दो मोड, दो पीक होती तो बाई मॉडल, तीन होती तो ट्राई मॉडल। तो हमने वाई एक्सिस पे न्यूट्रिएंट स्टेटस दिखा रखा है और एज ऑफ सॉइल दिखा रखी है। मतलब यहाँ पे यंग टू ओल्ड की तरफ जा रहे हैं हम एज के टर्म्स में। अब कहता है बेस्ड ऑन द पैटर्न। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कहता है जी बेस्ड ऑन द पैटर्न, based on this pattern which of the following diagram represents the likely trend in n by p ratio। कि n by p ratio का क्या होगा टाइम के साथ। तो मैं इस क्वेश्चन को ब्रेक करता हूं कुछ पार्ट्स के अंदर। पहली बार कहां कट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, यहां कट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बार कहां कट कर रहे हैं, यहां कट कर रहे हैं। जो n की लाइन है और p की लाइन है, मतलब n का जो पैटर्न है, p का जो पैटर्न है। तो पहले हम फर्स्ट लाइन का वो देखते हैं। ठीक है, यहां देखते हैं जो पहला कट लगा है मेरा, इस वाले पॉइंट से पहले की स्टोरी देखते हैं। और रेशो किसका देखना है, एन बाय पी का। तो यहाँ पे आप बताओ मेरे को, यहाँ पे आप मेरे को ये बताओ कि इधर जो लेफ्ट पे कट लगा है उसमें कौन ज्यादा है, एन ज्यादा है कि पी ज्यादा है। उसमें कौन सा ज्यादा है, जब एन कम है तो पी ज्यादा है। जल्दी बताओ पहले। ठीक है, तो उसमें ज्यादा कौन है आपका, पहले पी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, एन ज्यादा कैसे है, ये देखो। यहाँ पे वैल्यू पी की कितनी है, ज्यादा है, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, थोड़ी सी है, जब पी ज्यादा है। हाँ पी है, पी क्योंकि ऊपर है ना, पी ऊपर है तो पी इज मोर एन इज लेस। यहाँ पे ग्रीन से लेफ्ट को कह रहा हूं मैं, ग्रीन वाले कट से लेफ्ट की बात कर रहा हूं अभी। समझ में आया, पी ज्यादा है कि एन ज्यादा है, कौन ज्यादा है देखो दोबारा से। अरे पी ज्यादा है कि एन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, पी है। सबको समझ में आया। तो जब, हाँ जब एन बाय पी निकालोगे, एन बाय पी, तो रेशो क्या आएगा, लेस देन वन आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। जब एन बाय पी निकालोगे इसके लिए रेशो क्या आएगा, लेस देन वन आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो वैल्यू कैसी होगी इसकी, स्मॉल होगी। वैल्यू कैसी होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, अब बीच वाले सेक्शन में आ जाओ, इसको मैं कट कर रहा हूं, अब इसको मैं हटा रहा हूं। ये स्मॉल वैल्यू थी इधर। अब ये वाले सेक्शन पे आना, अब ये वाले सेक्शन पे आना, किस पे, जिसको मैं मार्क करूंगा, ये वाले पे, ये वाले सेक्शन पे सिर्फ। इसमें कौन ज्यादा है, इसमें पी ज्यादा है कि एन ज्यादा है। इसमें कौन ज्यादा है, जो पी की लाइन है वो नीचे से जा रही है एन के ग्राफ के, एन ज्यादा है। कौन ज्यादा है इसमें, एन। कौन ज्यादा है देख लो दोबारा से, एन ज्यादा है, एन ज्यादा है। तो यहाँ पे एन बाय पी रेशो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन बाय पी रेशो क्या आ जाएगा, मोर देन वन। तो वैल्यू बढ़ी, वैल्यू मोर। समझ में आई, वैल्यू मोर। क्लियर है यहां तक, जल्दी बताओ पहले, यहां तक क्लियर है। अरे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो, अभी काफी क्वेश्चन है भाई। क्लियर, अब आगे आ जाओ, अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ थर्ड पार्ट में। अब ये वाले पार्ट में देखो, बताओ ये वाले पार्ट में कौन ज्यादा है, एन ज्यादा है कि पी ज्यादा है। एन ज्यादा है कि पी ज्यादा है, पी है, बिल्कुल ठीक बात। तो यहाँ पे एन बाय पी रेशो क्या हो जाएगी, ये भी लेस देन वन। जल्दी बताओ, लो वैल्यू। ठीक है, लो वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, जो मैंने अभी पैटर्न देखा है, एक अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं जहां पे मेरी यहाँ पे एज लिखी हो या टाइम लिखा हो,
और यहाँ पे n/p रेशो हो, तो इनिशियली n/p रेशो क्या था, लो, फिर थोड़ा बढ़ा और फिर क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा पैटर्न आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा पैटर्न आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या रह गया फिर इसमें? नीचे देखो, ऐसा सिर्फ कौन सा पैटर्न है? एक ऐसा कौन सा पैटर्न है चारों ऑप्शंस में से? खत्म। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सोचो ये पैटर्न है जो मैच कर रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर है भाई। इतना सही स्किल सेट है गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन के एग्जाम में। यू हैव टू डेसिफर द क्वेश्चन राइट, तो ये चॉइस मेरी सही हो गई, खत्म कहानी। देखो कितना सिंपल चीज थी, रेशो निकाल के देखना था बस खाली। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 36 तक क्लियर है? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 36 तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो फटाफट आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। हाँ, ऑब्जर्वेशन का खेल है, बस क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना है, कुछ नहीं है, और कॉन्सेप्ट सिंपल ही है। जो क्वेश्चन ठीक से पढ़ेगा वो एकदम सही कर लेगा। ठीक है, और जहां नेगेटिव है वहां कॉन्शियस रहना है, जरूरत से ज्यादा नेगेटिव नहीं करनी। ये क्वेश्चन और सिंपल है, ये क्वेश्चन और सिंपल है। देखो ध्यान से कैसे, पहले इसको पढ़ लो अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 37, क्या कहता है क्वेश्चन? क्या कहता है भाई? A larger forest area is fragmented into multiple smaller patches। मतलब किसी फॉरेस्टेड एरिया में हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गया। ठीक है, बहुत सारे पैचेस में वो ब्रेक हो गया। A researcher estimate the number of bird species in the forest fragmentation immediately following fragmentation and then again 20 year later। मतलब दो बार उसने ऑब्जर्वेशन ली, एक आज और एक आज से 20 साल बाद, और उसने दोनों बार इस पैटर्न को स्टडी किया। The relationship between fragmented size and the species richness is shown in the graph for the two sample events। तो नीचे ग्राफ दिखाया हुआ है जिसमें मैंने क्या किया है, जिसमें मैंने y एक्सिस पे क्या लिया, ध्यान से देखना। y एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया है, स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, और x एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया गाइस, फ्रेगमेंटेड साइज। ठीक है, हेक्टेयर में, और स्पीशीज रिचनेस नंबर में है, अब दिख रही होगी आपको आराम से। तो ये दो बार मैंने ऑब्जर्व किया, दोनों बार मैंने इसकी ऑब्जर्वेशन को डील किया और मैंने देखा। तो इमीडिएटली आफ्टर द फ्रेगमेंटेशन क्लोज सर्कल एंड सॉलिड लाइन। तो जो क्लोज सर्कल है आपके, ठीक है, ये वाले ब्लैक वाले, ये जो ब्लैक वाले हैं, ये इनको ध्यान देना। पहली ऑब्जर्वेशन जो इमीडिएट ली थी वो कौन सी है, ब्लैक वाले, ये वाले हैं पहली ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो डार्क डॉट है ना ब्लैक कलर के, ये है, और जिनकी लाइन भी मैं इसी से बना दे रहा हूँ सो दैट आपको याद रहे। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये 20 साल पहले की ऑब्जर्वेशन है मतलब, और 20 साल बाद देखा दोबारा से तो ये वाली ऑब्जर्वेशन है। 20 ईयर आफ्टर फ्रेगमेंटेशन ओपन सर्कल एंड डैश लाइन। 20 ईयर बाद वाली कौन सी है, 20 ईयर बाद वाली ये ऑब्जर्वेशन है जो इस पे डॉट्स आ रहे हैं। बस क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, समझते जाओ, ये आ रहे हैं। कहता है द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंस इन स्पीशीज रिचनेस विथ फ्रेगमेंटेड साइज बिटवीन द टू सैम्पलिंग इवेंट इज, कि कौन सा चीज इसके लिए बेस्ट एक्सप्लेन करेगा। तो आपने एक बात नोटिस करी गाइस यहाँ पे, कि जब हमने 20 साल पहले बनाया था तो स्पीशीज रिचनेस कितनी थी, स्पीशीज रिचनेस कितनी थी, 25 के आसपास थी। ठीक है, 23 के आसपास लगा लो। और फ्रेगमेंटेड एरिया मेरा कितना था, ऑलमोस्ट जब लास्ट में चला जाता था तो बढ़ रही थी उसके साथ, बड़ी हुई थी थोड़ी सी ना, मतलब ज्यादा फ्रेगमेंटेड एरिया होगा तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही थी उसके साथ, बढ़ रही थी, है ना। ये देखोगे ना, इसको ऐसे मिला, इसको ऐसे देखोगे तो बड़ी हुई नजर आ रही है ना, बड़ी हुई नजर आ रही है ना, जैसे जैसे बढ़ रहा है। समझ में आ रही है बात, बड़ी हुई नजर आ रही है, क्लियर है। जब लेकिन मैंने 20 साल बाद ऑब्जर्व किया, जो फ्रेगमेंटेशन हुई थी उसका इफेक्ट इमीडिएटली नहीं हुआ, तब तो थोड़ी सी बढ़ी। लेकिन जब मैं 20 साल बाद लौट के आया और मैंने ऑब्जर्व किया कि कम 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 कम, तो काफी स्पीशीज रिचनेस मेरी कम हो गई। स्पीशीज रिचनेस कम होने का मतलब क्या है, कि मेरा एक्सटिंक्शन हुआ वहां पे। क्या इतना क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ फटाफट। स्पीशीज रिचनेस कहने का मतलब क्या है, कि मेरा एक्सटिंक्शन हुआ स्पीशीज का। जल्दी बताओ फटाफट।
जल्दी बताओ। ठीक है, अच्छा, अगर स्पीशीज कम होने का मतलब ये है कि मेरा एक्सटिंक्शन हुआ, तो भैया ऑप्शन पे नजर घुमा लो। तो एक्सटिंक्शन वाली एक ही टर्म आपको दिख रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन डेप्थ। हालांकि अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा सब चीजों को। तो आंसर हो गया मेरा करेक्ट, एक्सटिंक्शन डेप्थ। क्योंकि मैंने देखा कि जो चेंजेस मैंने आज करे हैं उसका इफेक्ट कितना आया। हाँ हाँ, उसका इफेक्ट आया 20 साल बाद। उसका इफेक्ट क्या आया, 20 साल बाद। लेफ्ट टू राइट ही देख रहे हैं, उसका इफेक्ट 20 साल बाद आया। अब इसमें टर्म देख लेते हैं, जो टर्म दी हुई है ना, जो जो टर्म दी हुई है उनको फटाफट मैं देख लेता हूँ जल्दी से। आंसर तो आपको पता चल गया कि भाई इसका जो आंसर है एक्सटिंक्शन डेप्थ है मेरा। ठीक है, मैंने समझा भी दिया। देखो क्या क्या चीजें इसमें दिखी हुई है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है एलेंस रूल। एलेंस रूल क्या होता है? एलेंस रूल्स वर गिवन बाय जॉल एलन इन 1877। ये क्या कहता है? मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द हीट लॉस। कि जो कोल्डर रीजन के मैमल्स हैं उनके एक्सट्रीमिटीज जो छोटे होते हैं, सो दैट दे कैन मिनिमाइज द हीट लॉस। या जो मैमल्स विच आर एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब कहने का मतलब क्या है? विच मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर इन स्पाइट ऑफ चेंज आउटसाइड। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो एंडोथर्मिक है। ठीक है ना? तो ये बात हुई। तो जो मैमल्स थे कोल्डर रीजन के, वो शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज वाले होते हैं, जैसे ईयर हो गए, लिम्स हो गए, ये हो गया। तो ये बात तो आपको पता चल गई, एलेंस रूल है। ये पीएमटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, खूब आता है नीट में एलेंस रूल। तो ये हो गया। फिर के सिलेक्शन क्या आपने पढ़ा होगा? के और आर सिलेक्शन थ्योरी जो होती है आपकी इकोलॉजी के अंदर। तो जो के होती है वो आपकी जनरली क्लाइमेक्स वाली कम्युनिटी शो करती है वैसा बिहेवियर। के क्या है? स्पीशीज विच आर हाईली के सेलेक्टेड। के रेफर्स टू द कैरिंग कैपेसिटी एंड मींस babies entering into a competitive world in a population at or near carrying capacity। तो के सेलेक्टेड स्पीशीज जो होती है वो क्या करती है? जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी दैट ईच हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल एट मैच्योरिटी। तो मैंने बताया था ना आपको, कल भी इकोलॉजी में पढ़ा रहा था कि जो पाइनियर होते हैं वो आपके आर सेलेक्टेड होते हैं, मोर नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन, मोर मोर्टेलिटी रेट, लेस सर्वाइवल। जो आपके क्लाइमेक्स पे आएंगे वो के सेलेक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं, लेस रिप्रोडक्शन रेट बट हाई सर्वाइवल रेशियो। तो ये हुआ। फिर एक टर्म आती है इसमें एक्सटिंक्शन डेप्थ। एक्सटिंक्शन डेप्थ क्या है गाइस, इसको हमें डिटेल में समझना है। एक्सटिंक्शन डेप्थ क्या है? कि फ्यूचर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज ड्यू टू इवेंट्स इन पास्ट। क्योंकि पास्ट में 20 साल पहले जहां पे यहाँ पे जो किया गया था उसका रिजल्ट आ रहा है 20 साल बाद। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ नहीं होता एक्सटिंक्शन डेप्थ। ये क्या है? फ्यूचर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। ये पता होना चाहिए आपको, फ्यूचर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज ड्यू टू इवेंट इन पास्ट। तो यहाँ पे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन जो है 20 साल पहले हुआ था, तब उसका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन 20 साल बाद जब मैंने डाटा देखा तो मुझे पता चला बहुत सारी स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो गई है। ठीक है, और एक्सटिंक्शन डेप्थ जो है वो कैसे अकर होता है? ऑफ द टाइम डिले बिटवीन द इम्पैक्ट्स ऑन अ स्पीशीज सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एंड द स्पीशीज अल्टीमेटली डिसअपियर। और ये बात और ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज होती है किसी भी एरिया में, वो दे विल लाइक टू बिकम एक्सटिंक्ट रादर देन इट इज इन प्रोस्पेक्ट विद एनी ऑफ द सिंगल स्पीशीज। मतलब ग्रुप्स में स्पीशीज एक्सटिंक्ट होंगी इसके अंदर एक्सटिंक्शन डेप्थ में, क्योंकि 20 साल में क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा। क्या ये क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ फटाफट, पहले जल्दी बताओ क्या ये क्लियर है कि नहीं सबको? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट भाई, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से, अभी क्वेश्चन है मेरे पास काफी। अरे जल्दी बता दो भाई, बोल ही नहीं रहे। क्लियर है सबको? चलो, और लास्ट में एक बर्गमान्स रूल लिखा हुआ है, ये भी पीएमटी और नीट का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बर्गमान्स रूल। बर्गमान रूल क्या होता है? दिस वाज गिवन बाय कार्ल बर्गमान का। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म एट हायर ऑल्टीट्यूड शुड बी लार्जर एंड थिकर देन दोज प्रेजेंट नियर द इक्वेटर सो दैट हीट लॉस कम हो। ये अज्यूम करते हैं बर्गमान्स रूल में कि जो सरफेस एरिया है किसी एनिमल का, वो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ हीट डिसअपिशन। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उनकी हीट लॉस भी ज्यादा होगी। एंड द हीट प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय द वॉल्यूम। ठीक है, तो लार्ज एनिमल्स हैव अ लॉन्ग सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। लार्ज organism have large organism have large surface area to volume ratio। ठीक है, the smaller the animal so therefore they radiate less heat, thus they are able to keep themselves warm in colder climate। तो जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, लार्जर एनिमल्स तो कुछ ज्यादा होगा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, तो इनकी तो हीट भी ज्यादा लॉस होगी स्मॉलर एनिमल के कंपैरिजन में। तो स्मॉलर वालों को इनका बेनिफिट मिल जाएगा, वो लेस हीट रेडिएट करेंगे एंड दे कैन कीप देमसेल्फ वार्म। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका एक्सटिंक्शन डेप्थ है गाइस, उसको ध्यान रखिएगा।
ठीक है, पर टर्म्स पता होनी चाहिए, हो सकता है कि दोबारा कहीं ये एलन्स रूल, बर्गनवाल्स रूल, के सिलेक्शन आपको फंस जाए। तो यहाँ पे आंसर हो गया एक्सटिंक्शन डेप्थ। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 37 क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। चलो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं भाई, कम से कम 40 तो करवा दो, सो दैट मैं कल खत्म कर पाऊं इसको। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। ये तो नेट का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन एनटीए नेट का, ये मल्टीपल टाइम्स आ चुका है क्वेश्चन नंबर 38 जो है एनटीए नेट में। कहता है टेबल शो अ लिस्ट ऑफ एनालिसिस गोल 1 2 3 एंड डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स टेस्ट पीक्यूआर। और ये तान्या मैडम का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है आपके गूगल क्लासरूम में, अगर आपने पढ़ा हो, नेट में भी हमने पढ़ाया है ये, और वहां भी पढ़ा हुआ है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था आपको। आपको पता है जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है उसको क्या कहते हैं भाई? अनोवा, वन वे अनोवा और टू वे अनोवा। ठीक है, अनोवा है ये। अनोवा में आप क्या करते हैं? ठीक है, अनोवा में आप क्या करते हैं? हम मीन को कंपेयर करते हैं, मोर देन टू और टू सैंपल्स। तो ये क्या हो गया? कंपेयरिंग द मीन बॉडी साइज ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ स्नेक्स ईच फ्रॉम अ डिफरेंट पॉपुलेशन। अलग अलग क्लास बनाते हैं आप। तो एनोवा चला गया ए पे। तो फर्स्ट क्यू हो गया। ठीक है, दूसरा आपका आता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर मैं काई स्क्वायर ले लो, काई स्क्वायर, काई स्क्वायर क्या है? काई स्क्वायर मैंने बताया ना, गुडनेस ऑफ फिट, होमोजेनिटी एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल के जो लॉ है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बड़ा अच्छा एग्जांपल है काई स्क्वायर में। तो काई स्क्वायर टेस्टिंग इफ अ प्लांट स्पीशीज सो मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर रेड एंड व्हाइट, बोलते हैं ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो वो काई स्क्वायर, ठीक है, काई स्क्वायर उस पर लागू होता है, ध्यान रखना। तो पी हो गया आपका 3 और लास्ट में बचा आर, कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो आप यहाँ मैच कर देंगे। टेस्टिंग ऑफ टू कंटीन्यूअस ट्रेट्स आर लीनियरली एसोसिएटेड, पढ़ा था ना हमने। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो ग्राफ बनाया था ऐसे करके बीच में से लाइन जा रही थी, वो कोरिलेशन कोफिशिएंट ही था आपका। ठीक है ना? तो वो आपको पता चल जाएगा वहां से। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो फ्री के मार्क्स देके जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा भैया आपका? आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट का आपका क्या मैच कर रहा था? क्यू। फर्स्ट का जा रहा था, फर्स्ट वाज गोइंग टुवर्ड्स क्यू। ठीक है, सेकंड कहा जा रहा था आपका? सेकंड वाज गोइंग टुवर्ड्स आर, सेकंड वाज गोइंग टुवर्ड्स आर। तो फर्स्ट क्यू, सेकंड आर और थर्ड पी। तो फर्स्ट क्यू, सेकंड आर, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 38 सबको क्लियर है कि नहीं है? ये खूब दबा के पढ़ाया जाता है आपका, दोनों में पढ़ाते हैं पेपर में। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता दो भाई फटाफट से, जल्दी बता दो फटाफट। 38 क्लियर हो गया। 39 पे आ जाओ। 39 में सिंपल क्वेश्चन है, कल ही मैंने पढ़ाया है ये। कल ही मैंने अपनी इकोलॉजी की क्लास में क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 39 को मैंने कल ही इकोलॉजी की क्लास में पढ़ाया है, जहां पे मैं सक्सेशन पढ़ा रहा था। तो पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको खुद ही आंसर याद आ जाएगा। खुद ही आंसर याद आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पहली बात तो ये समझो कि जो ये इसको स्लैश और बर्न कल्टीवेशन या जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, कि छोटे से पैच को आप क्लीन करते हो और वहां पे ग्रो करते हो। ठीक है ना? तो क्या लिखा हुआ है? वेयर अ फॉरेस्ट पैच इज क्लियर्ड एंड कल्टीवेटेड फॉर अ फ्यू ईयर्स, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। आफ्टर व्हिच इट इज लेफ्ट टू अलाउ टू रीजनरेट। तो मतलब वहां पे सक्सेशन होगा। तो सक्सेशन अकर्स ऑन सच प्रीवियसली कल्टिवेटेड प्लॉट्स। ठीक है ना? ओवर टाइम द प्लांट कम्युनिटी शुड मूव टूवर्ड्स विच रीजन इन द ग्राफ। आए हाय, इतना सिंपल क्वेश्चन मैंने आज तक अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा। मैंने कल आपको बताया था, जो अर्लियर स्पीशीज होती है वो पाइनियर होती है, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है जनरली वो फॉरेस्ट होते हैं। और कहीं पे अगर फॉरेस्ट होंगे तो वहां पे कैनोपी बहुत हाई होगी, शेड टॉलरेंस बहुत हाई होगी, और जो पोर्शन होगा वुडी वेजिटेशन का, फुल्ली डेवलप्ड ट्री का, वो भी बहुत हाई होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ग्राफ बनाया गया किसके बीच में? पोर्शन ऑफ वुडी वेजिटेशन। और ये कहां से कहां मूव कर रहे हैं? हम लो से हाई ऐसे मूव कर रहे हैं ना गाइस, लो से हाई। तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है पोर्शन वुडी वेजिटेशन का, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या डाला हुआ है? शेड टॉलरेंस। ठीक है, और ये भी कहां बढ़ रही है? लो से हाई। तो मुझे एक बात बताओ, जो प्रपोर्शन ऑफ वुडी वेजिटेशन होगा और प्रपोर्शन ऑफ शेड टॉलरेंस प्लांट होगा, वो ज्यादा होगा किसमें? क्लाइमेक्स कम्युनिटी में। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें दोनों चीजें हाई है? ऐसा कौन सा पॉइंट है इनमें से पी क्यू आर एस में जिसमें दोनों चीजें हाई है? ध्यान से देखो, आर दोनों चीजें लो है, प्रपोर्शन ऑफ वुडी वेजिटेशन भी लो है, शेड टॉलरेंस भी लो है, तो हो नहीं सकता। पी
पी में एक चीज हाई है, प्रपोर्शन ऑफ वुडी वेजिटेशन, बट शेड टॉलरेंस लो है, तो ये भी नहीं हो सकता। एस में एक चीज हाई है, शेड टॉलरेंस, बट प्रपोर्शन ऑफ वुडी वेजिटेशन लो है, ये भी नहीं हो सकता। बचा मेरा क्यू, तो क्यू करेक्ट है, क्योंकि देखो क्यू में ये भी हाई और ये भी हाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्यू जीत गया, क्यू जीत गया, क्योंकि क्यू में दोनों चीजें हाई है। जब क्यू में दोनों चीजें हाई है, तभी तो वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के काबिल बनेगा ना, तभी तो वो फॉरेस्ट कहलाएगा, वुडी वेजिटेशन वाला। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा क्यू, क्योंकि क्यू में देखो ये भी हाई और ये भी हाई, वुडी वेजिटेशन का प्रपोर्शन भी हाई, और जी आपकी शेड टॉलरेंस भी है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ था? सिंपल डाटा डेसिफर करके आप आराम से स्कोर कर सकते हो गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन में, अगर आप ठीक से पढ़ोगे क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे तो। ठीक है, जल्दी आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40 पे, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ भाई। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ रीड करने से ठीक हो जा रहा है। रीड करने से देखो कैसे ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 को देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है भाई? जल्दी देख लो फटाफट से। मैं चाह रहा हूँ जितने क्वेश्चन आज हो सके हो जाए, कल 5-7 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखने हैं, 10 से बस मैक्सिमम। कंसिडर 1000 terrestrial species that have geographical ranges of different shape and size। मतलब आप मान के चलो आपके पास 1000 स्पीशीज है जिनका अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज है। Then it says if the earth were entirely covered by land no ocean, मतलब अर्थ पे सिर्फ लैंड ही लैंड है, कोई ओशियन नहीं है। ठीक है, कोई भी लैंड ही लैंड है, ओशियन नहीं है। तो एक बात बताओ, जब लैंड ही लैंड रहेगा, ओशियन रहेगा नहीं, तो लैंड तो हर जगह का लैंड ही है। ठीक है, एंड द रेंज ऑफ दी स्पीशीज वर ओवरलेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और इन स्पीशीज की रेंज को अर्थ के सरफेस पे ओवरलेड किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप, रैंडमली। ये इसमें बहुत तकड़ा हिंट है, रैंडम। रैंडम का मतलब होता है इक्वल प्रोबेबिलिटी। रैंडम का मतलब क्या होता है? इक्वल प्रोबेबिलिटी। जैसे आप पढ़ते होते ना कि कौन कौन सा रैंडम सैम्पलिंग मेथड है या प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है, और नॉन रैंडम कौन सा है। समझ में आ रही है बात? रैंडम का मतलब है इक्वल प्रोबेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज एक्सपेक्टेड, कौन सा पैटर्न एक्सपेक्ट होगा। जब सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो भाई सबको बराबर का चांस है ना। तो अगर मैं ये लिख रहा हूं, अगर मैं ये लिख रहा हूं कि हाईएस्ट स्पीशीज रिचनेस पर यूनिट एरिया इन द ट्रॉपिक्स, ये तो गलत हो गया। ट्रॉपिक्स को प्रेफरेंस क्यों मिलेगी भाई? जब रैंडम हो गया प्रोसेस और पूरी अर्थ के ऊपर सिर्फ लैंड ही लैंड है, कहीं कोई वाटर वाटर का फंडा ही नहीं है, तो मैं ट्रॉपिक्स को प्रेफरेंस क्यों दूंगा? मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि सिचुएशन अब चेंज हो गई है और डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम है। दूसरा कह रहा है हाईएस्ट स्पीशीज रिचनेस पर यूनिट एरिया एट हायर लैटिट्यूड, मैं हायर लैटिट्यूड को भी को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि प्रोसेस तो मेरा रैंडम है, प्रोबेबिलिस्टिक है, लॉटरी है, सबके बराबर चांसेस है निकलने के। ठीक है, फिर क्या कहता है? रफली इक्वल स्पीशीज रिचनेस पर यूनिट एरिया एट ऑल द लैटिट्यूड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जितने भी मेरे लैट हैं अर्थ के, सबके इक्वल चांस है। ठीक है, ऑफ स्पीशीज रिचनेस, तो इक्वल स्पीशीज रिचनेस होंगी पर यूनिट एरिया एट ऑल द लैटिट्यूड। चौथा क्या कह रहा है? जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड स्पीशीज फाउंड ओनली नियर द पोल। ये भी गलत है। क्यों भाई? ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन अब बदल गई है ना। अब पूरी अर्थ के ऊपर लैंड ही लैंड है और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैंडम है। समझ में आ रही है बात मेरी? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा गाइस, सी, रफली इक्वल स्पीशीज रिचनेस पर यूनिट एरिया इज पॉसिबल फॉर ऑल द स्पीशीज, क्योंकि प्रोसेस मेरा रैंडम है। समझ में आ रही है बात? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 40 क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 40 क्लियर है क्या सबको? लॉजिक के साथ जाओगे तो जीत जाओगे, लॉजिक के साथ जाओगे तो जीत जाओगे। ये एग्जाम कोई ऐसा है नहीं, बड़ा मेजर एग्जाम नहीं है, हमने सब कुछ चीजें पढ़ाई हुई है आपको। ठीक है, आगे आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट फटाफट आगे आ जाओ। ठीक है, फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर
41 पे। चलो इसको जल्दी में नहीं करेंगे, हमारी यार क्लास स्टार्ट होने वाली है, 6:45 हो गए, 15 मिनट बचे हैं। एक काम करते हैं, हम अगले कल के जो 15 क्वेश्चन है कल खत्म करे जाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, अभी भी आपके पास 2 दिन आराम से है। आप अगर डेली पढ़ रहे हो, इतने दिन तक आप पढ़ते हो 6 महीने, तो 2 दिन हार्डली मैटर। तो आप धीरे धीरे करिए समझ के क्वेश्चनों को, तो 40 तक आप करके रखना। कल जो है मैं 1 आवर का काम बचेगा मेरे पास, और होपफुली ये खत्म हो जाएंगे। 15 ही क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, 55 ही क्वेश्चन है जो मुझे याद आ रहा है, मेरे पे सारे हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, मैं सबको वर्कआउट कर चुका हूँ। तो आप जो है कल हम इसको खत्म कर देंगे, इंक्लूडिंग ऑल द न्यूमेरिकल 53, 54, 55, तो ये सारा हो जाएगा। और आप पीसफुली 40 क्वेश्चन कर लीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर इनको सबको करके जाएंगे तो हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इवॉल्व हो। 2020, 2019, 2080 आपके गूगल क्लासरूम में है, आप आराम से 70 मार्क्स भी ला सकते हैं, 70-80 मार्क्स, अगर आप ठीक से पढ़ के जा रहे हैं। जो टीचर्स ने कोर्स पढ़ाए हैं, तान्या मैम ने, प्रियंका चौधरी मैम ने, ठीक है, ऋचा भारद्वाज मैम ने, जितने भी कोर्सेज हैं उसके अंदर वो ध्यान से पढ़िए। और पेपर आपके ये मैंने करा ही दिया है, 21 हम कर ही रहे हैं, बाकी के जो 3 साल के हैं वो अच्छे से करके जाइए। आई डोंट थिंक कि कोई चांस बनता है कि किसी भी हाल में आप 60 या 65 से नीचे स्कोर करोगे। मिनिमम इतना तो आप आराम से रीच कर सकते हो, बस आपको नेगेटिव का ध्यान रखना है, ठीक है जी। सो विद दिस आई विल टेक योर परमिशन, और अभी इसके बाद इकोलॉजी की क्लास है, उसमें थोड़ा लाभ उठा लेना। सो वी विल सी रिमेनिंग 15 क्वेश्चन टुमारो, कल ये खत्म हो जाएंगे 10 तारीख को, और 12 तारीख को आपका एग्जाम है। आप रिलैक्स होकर दीजिएगा एकदम, क्योंकि आप लोगों को ये सबसे अच्छे से आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि मेरा ये मानना है पीपल डोंट हैव द एग्जैक्ट लॉजिक एंड सॉल्यूशंस फॉर देम, राइट। तो रेस्ट ऑफ द पार्टीज का कुछ ऐसा ही है ना। तो आप इसको अच्छे से वर्कआउट करिए, जो जो लॉजिक बताया जा रहे हैं, क्वेश्चन को देखिए दोबारा से कि कैसे क्या लॉजिक लगा है इसमें, तो आप आराम से उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सिर्फ लॉजिक है और क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। तो कल मिलेंगे आपको हम 4:30 या 5 बजे, मैं अनाउंस कर दूंगा, और बाकी के जो 15 क्वेश्चन है हम कल डील कर देंगे सारे, ठीक है जी। चलो, टेक केयर।